अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 2 है। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के थर्ड और लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के वीडियोस लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिनके वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के थर्ड और लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए आसानी हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिट के थर्ड और लास्ट पार्ट को। ये आज के हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको एक एक करके हम आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम एंटीबायोसिस विच मीन्स अगेंस्ट लाइफ। ऐसी कोई चीज़ जिसको हम अगेंस्ट लाइफ यूज़ करते हैं, लिविंग थिंग्स के अगेंस्ट यूज करते हैं, उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो ये सिर्फ उसके लफ्जी माने हैं, लेकिन वैसे हेल्थ वाइज या मेडिकली जो हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म like bacteria and fungi that kill or inhibit the growth of other microorganism। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स जो हैं ये लेबोरेटरीज में बनते हैं। और कैसे बनते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई का यूज करके। तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हमारे पास ऐसे केमिकल बनाना जिसको इन अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ यूज करते हैं, तो इस टाइप ऑफ केमिकल्स को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एन एंटीबायोटिक्स इज एन इम्प्रिसाइजली टर्म जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी कंपाउंड नेचुरल और सिंथेटिक दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ और एक्टिवली किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो देखो, एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट लाइफ, तो ये वर्ड एक इम्प्रिसाइजली यूज होता है, मतलब ये एज सच सुटेबल नहीं है। लेकिन जब भी हम एंटीबायोटिक्स का वर्ड सुनते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड, चाहे वो नेचुरल या आपने सिंथेटिक या सिंथेसाइज आपने किया लेबोरेटरी वगैरह में, और वो क्या करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या तो इनहिबिट करता है या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। सही है। और अगर मोड ऑफ एक्शन के लिहाज से आप देख ले, मोड ऑफ एक्शन मतलब किस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करता है, तो दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे जो कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, उनको मारते नहीं है, इनहिबिट करते हैं, उनकी ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह के एजेंट को कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। और इस तरह के एंटीबायोटिक्स जो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल। तो ये दो तरह के मोड ऑफ एक्शन होते हैं एंटीबायोटिक्स के। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम एंटीबायोटिक्स का नाम सुनेंगे तो मोस्टली ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट के लिए यूज किया जाता है। सही है। और जब वायरस वगैरह की बात आती है तो हम कहते हैं एंटीवायरल एजेंट। अदरवाइज
एंटीबायोटिक का जो वर्ड है ये हम एंटी माइक्रोबियल के तौर पे यूज करते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए या उनके ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज किए जाते हैं तो उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब अगर स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के खिलाफ हो तो एंटी बैक्टीरियल एजेंट, अगर वायरस के खिलाफ हो तो एंटीवायरल एजेंट, अगर फंजाई के खिलाफ हो तो एंटी फंगल एजेंट, अगर प्रोटोजोन के खिलाफ हो तो एंटी प्रोटोजोन। और ये जो है आगे इनके स्लाइड्स आएंगे, इनके अपने क्लासेस हैं। और यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू दिखाया भी गया है कि ये हमारे पास वो एंटीबायोटिक्स है जो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं लेकिन बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं करते। जबकि ये जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो मेनली दो तरह के हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं, साइडल जो किल करते हैं, स्टैटिक जो उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। अब हमारे पास है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। एन एंटी माइक्रोबियल थेरेपी आर किल्स आर inhibit the growth of microorganism such as bacteria, fungi और प्रोटोजोन। देखो जो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है, थेरेपी बेसिकली कहते हैं ट्रीटमेंट को, वो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स वगैरह। जो हम क्या करते हैं कि जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जो होती हैं ये दो काम करती हैं, या तो किल करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या उनके ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फिर हमारे पास आता है बैक्टीरिया भी आता है, फंजाई भी आती हैं, प्रोटोजोन भी आते हैं। तो कोई थेरेपी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे या उनको ग्रोथ को इनहिबिट करे, तो इस तरह की थेरेपी या ट्रीटमेंट को हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। Therapies that kill microorganisms are called microbiocidal therapy, and the therapy that only inhibit the growth of microorganisms are called microbiostatic therapy। सही है। तो ये क्या है कि ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, और ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि साइडल जिसके साथ आएगा उसका मतलब किल करना, स्टैटिक जिसके साथ आएगा उसका मतलब उसके ग्रोथ को इनहिबिट करना। तो दो तरह के हमारे पास एंटी माइक्रोबियल थेरेपी होते हैं, एक माइक्रोबायोसाइडल थेरेपी जो किल करते हैं और दूसरा माइक्रो बायोस्टैटिक थेरेपी जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और ये आप एमसीक्यूज के लिए भी याद रख लें। अब हमें एंटी माइक्रोबियल थेरेपी का तो पता चला, अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। एक है हमारे पास एम्पेरिक इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म नॉट येट आइडेंटिफाइड, मोर ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एम्पेरिक थेरेपी ऐसे थेरेपी होती हैं जिसमें जो मेडिसिन यूज किए जाते हैं या कंपाउंड वो क्या करते हैं, वो एक वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो इस तरह की थेरेपी को हम कहते हैं एम्पेरिक थेरेपी। और जो मेडिसिन या कंपाउंड होता है उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं रेंज को, ब्रॉड कहते हैं वाइड। तो वाइड रेंज ऑफ जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी आते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी आते हैं। तो इस तरह की थेरेपी को हम कहते हैं एम्पेरिक थेरेपी, और इस तरह के मेडिसिन को कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है। सेकेंड हमारे पास है डिफिनेटिव थेरेपी। तो जो डिफिनेटिव थेरेपी है उसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड एंड स्पेसिफिक थेरेपी चूजन। इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन है तो उसमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कौन सी बैक्टीरिया की वजह से है। फिर उस बैक्टीरिया स्पेसिफिक मेडिसिन यूज किए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस बैक्टीरिया को किल करता है। तो इस तरह की थेरेपी को हम कहते हैं डिफिनेटिव थेरेपी। और जो मेडिसिन यूज होते हैं या कंपाउंड उसको कहते हैं कि ये नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो मतलब लिमिटेड, स्पेसिफिक, स्पेक्ट्रम रेंज, तो इसका एक स्पेसिफिक रेंज है। तो इस तरह की थेरेपी को कहते हैं डिफिनेटिव थेरेपी। थर्ड जो हमारे पास है वो है प्रोफाइलेक्टिक और प्रिवेंटिव। प्रिवेंट एन इनिशियल इन्फेक्शन और इट्स रिअकरेंस आफ्टर इन्फेक्शन।
जो प्रोफाइलेक्टिक हैं वो क्या होता है कि उसमें हम वो कंपाउंड यूज करते हैं कि हमें शक होता है या हमें जो है क्या होता है कि रिस्क होता है कि इस पर्सन को ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन से पहले हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं कि अगर वो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया उसके बॉडी में इंटर होता है उसी टाइम तो वो बैक्टीरिया उसको इफेक्ट ना करे। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि जितने भी ये ऑपरेशन होते हैं, सर्जरीज होते हैं, तो उससे पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं अक्सर, जिस तरह सीबेक है या सल्बेक्टम सोडियम है। तो ये एंटीबायोटिक इसलिए दिए जाते हैं कि जब उस पेशेंट की सर्जरी होगी, उसमें जख्म आएगा, उसमें कट लगेगा, तो उस दौरान ये बैक्टीरिया उसको इफेक्ट ना करे, तो उससे पहले उसको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो इस तरह की थेरेपी को कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक और प्रिवेंटिव थेरेपी। तो ये 3 तरह के हमारे पास क्या है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी होते हैं। इसके नाम और इसका कंसेप्ट आपको फिर क्लियर होना चाहिए कि एम्पेरिक, डेफिनेटिव और प्रोफाइलेक्टिक इनमें क्या फ़र्क है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। ये एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। अब हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स कि जिस तरह हमने कहा कि एंटीबायोटिक्स जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ यूज़ होते हैं, और एंटीबायोटिक जो है ये फेमस है एंटी बैक्टीरियल एजेंट के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, एंटीबायोटिक्स कहाँ से आया? तो बिफोर पेनिसिलिन इंट्रोडक्शन देयर वाज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं था पेनिसिलिन से पहले, और पेनिसिलिन जो है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है, और इसको डिस्कवर किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट जो है एंटीबायोटिक डिस्कवर किया 1928 में, जिसका नाम पेनिसिलिन था। और ये कौन से फंजाई में इन्होंने प्रोड्यूस किया? ये पेनिसिलियम नोटेटियम जो है ये फंजाई क्या करता है, इस एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। तो ये जितने भी अंडरलाइन ये हैं पॉइंट्स हैं, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। तो 1928 पेनिसिलिन द फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एट एसटी मैरी हॉस्पिटल इन लंदन। Alexander Fleming was bit disorderly in his work. He left his sterry dish uncovered. Upon returning from holiday, he noticed that a fungus Penicillium notatum had contaminated a culture plate of Staphylococcus bacteria. The fungus had created bacteria-free zone where it grew on the plate. तो देखो जब भी कोई डिस्कवरी होती है उसकी बिहाइंड एक कहानी होती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था उन्होंने क्या किया कि वो कुछ लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह कर रहा था। उसने क्या किया था कि उसके पास टेरी डिश ऐसे डिश होते हैं जिसमें कल्चर वगैरह होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो क्या था कि उसने वो टेरी डिश में बैक्टीरिया वगैरह थे, कल्चर था, तो उस काम में कोई इश्यू बना जिसके लिए उसने वो काम उसी जगह पे छोड़ दिया और चला गया छुट्टियों पे। जब वो छुट्टियों से बाद में आया तो उसने देखा कि वो जो डिश है उसमें फंगस ग्रोथ हुई है और जहां पे फंजाई है वहां पे बैक्टीरिया नहीं है। जब उसने इस पे रिसर्च किया तो देखा कि फंजाई ने क्या किया था, फंगस ने प्रोड्यूस किया था पेनिसिलिन को, और उस पेनिसिलिन ने क्या किया, उस जगह को बैक्टीरिया को ख़त्म किया था। तो ये क्या हुआ कि ये चीज़ फिर डिस्कवर हुई कि पेनिसिलियम नोटेटियम जो फंगस है ये पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करता है, और वो पेनिसिलिन हम स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। Fleming isolated and grew the mold in pure culture. He found that Penicillium notatum जो हमारे पास फंजाई है proved extremely effective even at very low concentration। मतलब ये है कि उसने क्या किया कि जो फंजाई ने जो केमिकल प्रोड्यूस किया था उस फंगस को उसने अलग टेरी डिश में कल्चर में डाल दिया उसकी ग्रोथ के लिए, और उसने देखा कि जो पेनिसिलियम नोटेटियम ने जो केमिकल प्रोड्यूस किए हैं जिसको बाद में पेनिसिलिन का नाम दिया,
वो क्या है, वो इंतहाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसकी थोड़ी सी मिकदार भी अगर हम स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं तो ये उसके ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है, इवन दो कि अगर हम उसको 800 टाइम डाइल्यूट ही कर दें। तो फिर इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी जो जर्नल है उसमें 1929 में ये पब्लिश किया कि पेनिसिलियम नोटेटियम फंजाई एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको पेनिसिलिन कहते हैं, और ये पेनिसिलिन हम बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं, और उस बैक्टीरिया का नाम स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। तो ये जितने भी हमने हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ी और मैंने अंडरलाइन की, इसको एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग याद रख लें। अब हमारे पास है बैक्टीरिया एंड antibiotics. Bacteria are microorganisms that invade the human body through many routes like respiratory, GI and skin. देखो ये तो हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये डिफरेंट तरीकों से हमारे बॉडी में इंटर होता है, या रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू, या जो है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के थ्रू, या स्किन के थ्रू, या किसी और तरीके से ये हमारे बॉडी में इंटर होते हैं। जब इंटर होता है तो ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन काज करता है। Human immune response is activated as the body tries to rid itself of bacteria. Classical sign of inflammation. Fever begin to show up. देखो जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर होता है, इन्फेक्शन काज करता है, तो हमारी बॉडी की ये कोशिश होती है कि वो इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर ले। तो हमारी बॉडी क्या करता है, उसके खिलाफ जो है इम्यून रिस्पांस शो कर लेता है, जो कि क्या होता है इन्फ्लेमेशन के फॉर्म में, कि स्वेलिंग हो जाती है, वो जगह हीट होती है, मतलब उसका टेम्परेचर हाई होता है, उस जगह पे रेडनेस होती है और उस जगह पे पेन भी होता है। ये क्या है, ये साइन है इन्फ्लेमेशन के, और इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का रिस्पांस है इन्फेक्शन की तरफ। The goal of antibiotic therapy is to decrease the population of invading bacteria to a point at which immune system can effectively deal with the invader. अब देखो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ गए, हमारा इम्यून सिस्टम इसके साथ मुकाबला करता है। अगरचे इम्यून सिस्टम ने इनको कंट्रोल किया तो कोई बात नहीं, हमारी बॉडी से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए हम में साइन सिम्टम शो होते हैं। तो जब साइन सिम्टम शो होते हैं और उसके लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया के तादाद को उस लेवल तक कम कर देता है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर सकता है, उन बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है, उन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ सकता है। तो उस लेवल तक बैक्टीरिया को कमज़ोर करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स का एक्शन होता है बैक्टीरिया के ऊपर हमारे बॉडी में। सही है, एमसीक्यूज के लिए ये याद रख लें। अब ये हमारे पास एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान डिफरेंस है, ये आप एमसीक्यूज के लिए भी याद रख लें। इसमें मैं भी मेंशन करूंगा कि इसमें अक्सर एमसीक्यूज जो आते हैं। दूसरी बात ये है कि ये ऑलरेडी आप लोगों ने एफईसी में पढ़ा भी है कि बैक्टीरिया जो है सेल वॉल के लिहाज से दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका सेल वॉल थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। ये जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, इसमें ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको लिपोपोलीसेकेराइड हम कहते हैं, और ये लेयर जो है क्या करती हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को जो डिफरेंशिएट करते हैं वो हम स्टेनिंग कलर के थ्रू डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए आप ये याद रख लें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जब स्टेन दिया गया तो पर्पल कलर स्टेन दिया गया जब ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर हो रहा था, और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनका सेल वॉल वो थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है, लेकिन उसके सेल वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको लिपोपॉलीसेकेराइड कहते हैं।
तो एमसीक्यूज ये हुआ कि ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन थिक होगा, ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो क्या है, वो हमारे पास थिन है। ग्राम नेगेटिव में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको लिपोपोलीसेकेराइड कहते हैं, और ग्राम नेगेटिव को जो है पिंक कलर का स्टेन दिया गया, जबकि ग्राम पॉजिटिव को क्या है, पर्पल कलर का स्टेन दिया हुआ था ग्राम स्टेनिंग के दौरान। ये एमसीक्यूज भी आप लोग याद रख ले। और जब इनको स्टेन को हटाया गया तो क्या हुआ कि ग्राम नेगेटिव का कलर उतर गया, जबकि ग्राम पॉजिटिव का नहीं उतरा। वो रीजन ये था कि ग्राम नेगेटिव का जो कलर है उसके सेलवाल की तरफ नहीं पहुंचा, इसलिए कि उसके सेलवाल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर था जिसको लिपोपोलीसेकेराइड कहते हैं, जबकि वो स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेलवाल को पहुंच गया। इसलिए ग्राम पॉजिटिव ने जब स्टेनिंग हटाई गई तो इजीली उसका स्टेन नहीं गया। एक बात। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक और है कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। एक्सोटॉक्सिन ये उन पोर्स के थ्रू रिलीज करता है जो इनके सेल वॉल में होता है, और एक्सोटॉक्सिन दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया रिलीज करेंगे, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये एंडोटॉक्सिन भी रिलीज करता है। और ये एंडोटॉक्सिन कब रिलीज होता है, ये एंडोटॉक्सिन तब रिलीज होता है जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की डेथ होती है, वो खत्म होता है, तो ये टॉक्सिन उसके सेल वॉल में पाया जाता है। तो ये जितने भी अंडरलाइन मैं आपको कर रहा हूं, तो ये आप क्या कर लें, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इनमें आपके पास क्या है, एमसीक्यूज आ सकता है। सही है। यहां पे एक और मैं आपको बात बता दूं कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनके सेल वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको लिपोपोलीसेकेराइड कहते हैं। इस वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा हार्मफुल है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इस स्लाइड में आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखाया गया है कि जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका क्या है, उनका एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जो कि लिपोपोलीसेकेराइड से बना होता है। यहाँ पे सॉरी देख लें, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है कि ये लिपोपोलीसेकेराइड से इनका एक एक्स्ट्रा लेयर बना होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। इस पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है कि देखो इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, लेकिन ये रेड इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर है लिपोपोलीसेकेराइड का। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एमसीक्यूज के लिए, आप लोग याद रख लें। फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन किसे कहते हैं कि मीन स्टीरिलाइजेशन बाय एक्सपोजर ऑफ वेपर्स, ओटी स्टीरिलाइज्ड बाय फॉर्मल्डिहाइड वेपर्स। फ्यूमिगेशन जो है ये हमारे पास वो तरीकाकार है जिसमें हम स्प्रे के जरिए किसी जगह को स्टेरिलाइज करते हैं। जिस तरह हमारे पास ऑपरेशन थिएटर हो गए, आईसीयू वगैरह हो गए, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे महीने में या कुछ महीनों बाद उनका अपना एक स्केड्यूल होता है, उसी के मुताबिक उस जगह में स्प्रे की जाती हैं। और स्प्रे के जो वेपर्स होते हैं वो हवा में जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं या उस जगह पे फर्श वगैरह पे उन तमाम के तमाम बैक्टीरिया को ये फ्यूमिगेशन किल करता है, ख़त्म करता है। आइसोलेशन सेकेंड टर्म है। आइसोलेशन का मतलब क्या है, मीन सेपरेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम हेल्थी पर्सन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज। कि अगर हम क्या करें, हेल्थी पर्सन को आइसोलेट कर लें, सेपरेट कर लें इन्फेक्टेड पर्सन से, या इन्फेक्टेड पर्सन को सेपरेट कर लें। जिस तरह हमारे पास वार्डों में आइसोलेशन वार्ड होते हैं या आइसोलेशन चैम्बर, तो उसमें ऐसा पर्सन जिसको कोई इन्फेक्शन हो और वो इन्फेक्शन किसी दूसरे पर्सन में जा सकता है तो उसको अलहदा किया जाता है, और इस तरह की अलहदगी को हम कहते हैं आइसोलेशन। सही है। थर्ड टर्म हमारे पास है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या है कि द मीडिया टेरी डिश फॉर कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डायग्नोस्टिक एंड ड्रग सेंसिटिविटी इज कॉल्ड कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया ऐसा मीडिया होता है, ऐसी खुराक होती है जो कि क्या होती है, टेरी डिश के फॉर्म में क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और वो उसके डिफरेंट पर्पस होते हैं।
वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी और ड्रग सेंसिटिविटी के लिए भी। देखो, शायद आप लोग जानते हो ब्लड कल्चर किया जाता है, यूरिन कल्चर किया जाता है। तो ब्लड कल्चर में क्या होता है कि पेशेंट से आपने 5 to 10 cc जो ब्लड लिया है उसको कल्चर मीडिया में छोड़ दिया जाता है। तो वो कल्चर मीडिया में उस ब्लड में जितनी भी बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ होती है। तो जो आपके पास रिपोर्ट बनता है वो आपको बताता है कि इस पर्सन के ब्लड में कौन कौन से बैक्टीरिया थे, और आपको वो भी बताता है कि ये बैक्टीरिया किस ड्रग्स की तरफ सेंसिटिव है, मतलब कौन सा ड्रग इस बैक्टीरिया के खिलाफ आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह की मीडिया को हम कहते हैं कल्चर मीडिया, जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, जितनी भी टर्म्स जो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। फेगोसाइट्स, फेगोसाइट्स आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा है कि अ टाइप ऑफ सेल विद इन द बॉडी कैपेबल ऑफ इनगल्फिंग एंड एब्जॉर्बिंग बैक्टीरिया एंड अदर स्मॉल सेल एंड पार्टिकल्स। ऐसे सेल जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं, जो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया को या स्मॉल पार्टिकल्स, केमिकल्स वगैरह या नेक्रोटिक सेल जो होते हैं, डेड सेल, उनको क्या करता है, उनको खाता है, उनको खत्म करता है। इस तरह के सेल्स को हम फेगोसाइट्स कहते हैं। और इसकी मिसाल जो है वो WBC, जो कि माइक्रोब्स को ईट करती हैं, किल करती हैं, खत्म करती हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी टर्म्स किसे कहते हैं? पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज, स्पेशली ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज प्रोड्यूस्ड बाय डिजीज। किसी भी डिजीज की पैथोलॉजी क्या है कि हम डिजीज के बारे में ये स्टडी कर लें कि ये जो डिजीज है या इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को या हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को किस तरह डैमेज करता है, इफेक्ट करता है। तो इस तरह के स्टडी को हम कहते हैं पैथोलॉजी। इसके बाद बात आती है हमारे पास स्पोर की। स्पोर किसे कहते हैं? स्पोर एन ओल बॉडी फॉर्म इन बैक्टीरिया around it resistant form adopted by a bacterial cell in adverse condition। देखो, ये जो हमने पढ़े ना कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जितने तरीके, तो बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया में एंडोस्पोर्स बनते हैं या सिंपल स्पोर्स बनते हैं। वो स्पोर्स क्या होता है कि बैक्टीरिया अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लेता है और वो कवर उस बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है, उस बैक्टीरिया को सेफ रखता है हार्श कंडीशन से। बाहर अगर कंडीशन ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा सर्द है तो बैक्टीरिया अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लेता है जिसको, और इस शेप को फिर कहते हैं स्पोर्स। अब उस स्पोर्स की शक्ल में बैक्टीरिया कई सालों तक जिंदा रह सकती है। जैसे ही इन्वायरमेंट सुटेबल होगा वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट होके अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है और उस पर्सन को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। ये जितनी भी टर्म हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रख लें। इसके बाद है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल मीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और न्यूट्रिएंट बाय इंजेक्शन और इन्फ्यूजन। अगर इंजेक्शन या इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन मतलब ड्रिप की शक्ल में या इंजेक्शन की शक्ल में जब हम मेडिसिन देते हैं तो इसको कहते हैं पेरेंट्रल ड्रग। अब अगर आप चम्मच के जरिए ओरली देते हो तो उसको हम पेरेंट्रल नहीं कह सकते। पेरेंट्रल हर उस मेडिसिन को कहेंगे जो IV, IM या सबकुटेनियस के थ्रू आपके बॉडी में आता है, तो उसको हम कहते हैं पेरेंट्रल मेडिकेशन। और वो रूट जो होता है वो पेरेंट्रल रूट होता है। इसके बाद बात आ जाती है इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी मीन्स प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन एंटीजन। फॉरेन एंटीजन, इम्यूनिटी हमारे बॉडी का वो प्रोसेस होता है या वो कैपेबिलिटी होती है जिसके जरिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करता है और उसको एलिमिनेट करता है। तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इम्यूनिटी। इसके बाद बात है एंटीजन की। एंटीजन एन सब्सटेंस दैट कॉज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट डिजीज। एंटीजन कोई भी ऐसा एंटिटी या कोई भी ऐसा कंपाउंड जो बाहर से हमारी बॉडी में आता है और उसका काम हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना, और जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह के प्रोटीन को या एंटिटी को हम कहते हैं एंटीजन।
अब इसका अपोजिट क्या है? एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज वो प्रोटीन होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करता है एंटीजन के खिलाफ, और ये एंटीजन के साथ लड़ता है और उसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से, हमारा इम्यून सिस्टम इसको प्रोड्यूस करता है, और एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सही है। तो इस स्लाइड के भी ये टर्मिनोलॉजीज आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन से एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम में आता है, इसको आप अपने जहन में याद रख लें कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। देखो, हॉस्पिटल में डिफरेंट इन्फेक्शन के साथ पेशेंट होते हैं, इन्वायरमेंट भी इन्फेक्टेड होता है। तो अगर एक पर्सन हॉस्पिटल आता है और हॉस्पिटल में स्टे के दौरान उसको कोई इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल की वजह से, तो इस तरह के इन्फेक्शन को हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसके बाद बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया किसे कहते हैं? बैक्टीरियमिया हमारे पास प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन सर्कुलेटिंग ब्लड। हमारे ब्लड में जब बैक्टीरिया इंटर हो जाते हैं और आप टेस्ट करोगे तो इसमें बैक्टीरिया आएगा, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं बैक्टीरियमिया। सही है। बैक्टीरिया, अगर आपके यूरिन में बैक्टीरिया है, जब हम यूरिन का टेस्ट करते हैं ना, यूरिन आरी जिसको कहते हैं, तो उसमें अगर बैक्टीरिया है तो वो टेस्ट में आ जाता है कि इस यूरिन में बैक्टीरिया है, मतलब इस पर्सन के यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सही है। इसके बाद सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया किसे कहते हैं? सेप्टिसीमिया इन्वेजन ऑफ ब्लड स्ट्रीम बाय विरुलेंट बैक्टीरिया। विरुलेंट बैक्टीरिया नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कि विरुलेंसी कहते हैं क्रोनिसिटी या एक चीज की नुकसान, कि अगर हमारे ब्लड में विरुलेंट बैक्टीरिया इंटर हो जाते हैं और वो विरुलेंट बैक्टीरिया हमारे ब्लड में हमारे डिफरेंट ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, तो इस तरह के कंडीशन को हम कहते हैं कि इस पर्सन जो है ये सेप्टिसीमिया में है या सेप्सिस में है। सही है। तो ये टर्म्स जो हैं आप लोग एमसीक्यूज के लिए फिर याद रख लें, क्योंकि इससे इजीली एमसीक्यूज आपका एग्जामिनर लेकर आ सकता है। इसके बाद हमारे पास पस, तो पस थिक येलो सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें डेड WBC बैक्टीरिया सेल एंड टिश्यू फ्लूइड। तो पस क्या होता है? किसी भी जख्म में जब वो पस बनता है, वो जगह खराब हो जाती है, तो बेसिकली वो टिश्यू फ्लूइड होता है और नेक्रोटिक सेल होते हैं और WBC होते हैं, तो उनका मिक्सचर पस बनाता है। ये कभी कभार कुछ जख्म जब खराब होते तो वो उसमें पस आना शुरू हो जाता है। सही है। इसके बाद विरुलेंसी, तो विरुलेंसी कहते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उस पावर को जिसके जरिए वो डिजीज काज करे, तो उस पावर को हम कहते हैं विरुलेंसी, कि एक ऑर्गेनिज्म कितना विरुलेंट है जितना आप में वो डिजीज काज कर सके। इसके बाद कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ सेल न्यूक्लियस। तो माइटोसिस और मियासिस आप लोगों ने FEC में पढ़ा है, मैट्रिक में भी, कि जब हमारे पास सेल की डिवीजन होती है और एक सेल जो है वो क्या होता है, वो दो में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो दो में कन्वर्ट हो जाता है। सेल जो है वो जब 2 में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर वो 2 पार्ट्स में उसके बाद फिर वो डिवाइड होता है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये MCQs के लिए सिंपल टर्म्स फिर आपको याद होने चाहिए। अब हमारे पास है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मीन यूजिंग केमिकल एजेंट दैट आर सेलेक्टिवली टॉक्सिक टू द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैलिग्नेंट सेल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मैलिग्नेंट सेल जो होते हैं उनके खिलाफ वो क्या करते हैं, उनके खिलाफ जब हम केमिकल यूज करते हैं, ड्रग्स के फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में जब हम केमिकल यूज करते हैं, तो इस थेरेपी को कहते हैं कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी हो सकता है और कैंसरस सेल की तरफ के लिए भी हो सकता है। सही है। यहाँ पे इन्होंने फिर भी लिखा है कि कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, ड्रग यूज करते हैं और यो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी खत्म करते हैं और मैलिग्नेंट सेल को भी खत्म करते हैं। तो इस थेरेपी को हम कहते हैं
कीमोथेरेपी। एंटी माइक्रोबियल ड्रग, वो ड्रग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ यूज हो और वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन काज करता है, तो इस तरह के ड्रग्स को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि हमारे पास ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो हम बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया उससे ख़त्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस बैक्टीरिया जो है उसने उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट की है, उसके खिलाफ बैक्टीरिया फाइट करता है। तो बैक्टीरिया की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया फंजाई टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि एंटीबायोटिक के खिलाफ जो रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है किसी भी बैक्टीरिया फंजाई की, तो इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म to resist the effect of drug in same dosage. When the drug lose the ability to either kill or inhibit the growth of microbe and microbes gain the ability to survive in the presence of drug to which they were previously susceptible, this is called resistance. अगर आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप में ऐसी कुव्वत पैदा कर ले कि एंटीबायोटिक उसके खिलाफ काम ना करे, या आपने जो एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये एबिलिटी ना रहे कि वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करे या उसके ग्रोथ को इनहिबिट करे, तो इस कैपेबिलिटी को या एबिलिटी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सही है। अब रेजिस्टेंस को लास्ट स्लाइड में और एक्सप्लेन हम करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम ये पढ़ लें कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट की हम सिलेक्शन करते हैं तो ये किस बिना पे हम करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आइडेंटिटी, कि हम ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक करेंगे कि इस पर्सन में जो इन्फेक्शन है तो ये किस ऑर्गेनिज्म की वजह से है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद द ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबिलिटी टू अ पर्टिकुलर एजेंट, कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये किस एजेंट या किस जो है ड्रग्स की तरफ सेंसिटिव है, ससेप्टेबल है, कि कौन सा ड्रग इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर सकता है, तो उस का हमें पता हो, उस नॉलेज का हमें पता हो। इसके बाद ये ज़रूरी है कि ये इन्फेक्शन कहाँ पे है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में है, किडनी में है, लिवर में है, तो वो साइट भी ज़रूरी है कि आपको पता हो। इसके बाद पेशेंट फैक्टर्स, पेशेंट के फैक्टर, आया ये पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या इसको कोई और डिजीज तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे कि एक मेडिसिन जो होता है उसके डिफरेंट साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट होते हैं। सही है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि हमें पेशेंट के बारे में भी पता हो। उसके बाद द सेफ्टी ऑफ द एजेंट, जो एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना सेफ है उस पर्सन के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि वो उसके बैक्टीरिया सेल को ख़त्म करे लेकिन उस पर्सन के सेल को भी नुकसान पहुंचाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और एंड में द कास्ट ऑफ थेरेपी, थेरेपी के कास्ट का भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर एक मेडिसिन इंतहाई ज़्यादा महंगी है तो वो अगर काम भी करे लेकिन क्या फ़ायदा अगर एक पर्सन उसको ले ना सके, ना खरीद ना सके। सही है। तो ये क्या है, ये आप एमसीक्यूज़ के लिए ये पॉइंट्स आप याद रख लें कि जब भी हम कोई एंटी माइक्रोबियल थेरेपी हम चूज़ करेंगे किसी पर्सन के लिए, तो ज़रूरी है कि ये फैक्टर हमने क्या किए हैं, हमने ये फैक्टर मालूम किए हों। सही है। और ये ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल है एक मेडिसिन की तरह, ये हमें कैसे पता चलता है, ये डिफरेंट टेस्ट से, जिस तरह ब्लड कल्चर टेस्ट है हमारे पास। सही है। या यूरिन कल्चर जो है, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एंटीबायोटिक, ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को किल या उनके ग्रोथ को लिमिट करते हैं, तो इस तरह के एंटीबायोटिक्स को कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ऐसे एंटीबायोटिक्स अगर हमारे पास हैं कि वो एक वाइड रेंज ऑफ जो है, मतलब कि वो स्पेसिफिक के साथ कुछ और एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे एक्सटेंडेड।
मतलब मैक्सिमम के लिए नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अलावा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करते हैं। तो इस तरह के हम कहेंगे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। जिस तरह एम्पिसिलिन है तो ये ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ कुछ ग्राम नेगेटिव को भी खत्म करता है। तो इस तरह के एंटीबायोटिक को हम कहेंगे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर एक एंटीबायोटिक जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ यूज होते हैं तो उसकी रेंज ज्यादा है, और इस तरह के एंटीबायोटिक्स को हम कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकॉल जो हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, और इनको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। बाकी नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसकी काफ़ी लंबी लंबी क्लासेस हैं, और वो आप फार्माकोलॉजी के लेक्चर में देख सकते हैं, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। और फार्माकोलॉजी आप लोग 3rd और 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे। हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कहा था, तो रेजिस्टेंस के 2 टाइप हैं। एक है इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस इज द इनेट एबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल स्पीशी टू रेजिस्ट एक्टिविटी of a particular antimicrobial agent. This can also be called insensitivity since it occur in organisms that have never been susceptible to that particular drug. देखो, एक तो innate ability होती है। innate मतलब बाई बर्थ, इस वर्ड का मतलब है मतलब बैक्टीरिया जैसे ही बनता है या प्रोड्यूस होता है या जैसे ही दूसरे बैक्टीरिया से जो है बैक्टीरिया की डिवीजन होती है, तो वो बैक्टीरिया में शुरू से ये एबिलिटी है कि वो उस जो मेडिसिन है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो कर रहा है। वो मेडिसिन उस बैक्टीरिया को ख़त्म ही नहीं कर सकती। तो इस तरह की कैपेबिलिटी को कहते हैं इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस या इनसेंसिटिविटी। मतलब हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक की तरफ सेंसिटिव ही नहीं है। जब सेंसिटिव ही नहीं है तो एंटीबायोटिक आप जो है खाते रहोगे, वो बैक्टीरिया को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक लैक ऑफ एफिनिटी ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बैक्टीरियल टारगेट। एक जो मेडिसिन आप यूज कर रहे हो वो बैक्टीरिया के साथ अटैच ही नहीं हो रहा, उसमें ये एफिनिटी नहीं है, तो तब भी हमारे पास इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस है। इन्होंने कहा है कि पेनिसिलिन जो है ये इफेक्टिव नहीं है, किसके खिलाफ, माइकोबैक्टीरियम के खिलाफ ये इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि माइकोबैक्टीरियम में सेल वॉल नहीं होता, और जब पेप्टिडोग्लाइकेन ना हो तो फिर वहां पेनिसिलिन काम नहीं करता। जो इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ द ड्रग इनटू ब्लड सेल, कभी कभार ऐसा होता है कि ये ड्रग जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर नहीं जा सकता, उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती, तो फिर वो बैक्टीरिया भी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है और वो ड्रग बैक्टीरिया को इफेक्ट नहीं करती। ग्राम नेगेटिव आर नेचुरली रेजिस्टेंट टू वेनकोमाइसिन एंड पेनिसिलिन जी एंड वी। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। बाकी पेनिसिलिन या वेनकोमाइसिन के बारे में जो डिटेल है वो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, लेकिन वो आप लोग 3rd सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। और ये रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ये वेनकोमाइसिन और पेनिसिलिन जी। सही है। अब दूसरा जो टाइप है वो है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ये होता है कि जब बैक्टीरिया जो है उसके खिलाफ आप एक ड्रग यूज करते हो, अगर आपने वो एंटीबायोटिक कम यूज किए या पूरी कोर्स आपने कंप्लीट नहीं की या ज्यादा टाइम तक अगर आप वो एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो, तो बैक्टीरिया टाइम के साथ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेता है और वो मेडिसिन उस बैक्टीरिया पे काम नहीं करते। तो इस तरह के रेजिस्टेंस को कहते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड का मतलब कि टाइम के साथ बैक्टीरिया ने ये प्रॉपर्टी डेवलप की। बीटा लैक्टेमेज जो एक्टिविटी है और एल्टर्ड जो प्लाज्मा या प्रोटीन बाइंडिंग हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं बैक्टीरिया में, तो वो क्या है कि उनमें ये मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं टाइम टू टाइम, और
इस वजह से एक एंटीबायोटिक जो शुरू में उस डिजीज के खिलाफ या बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रही थी, लेकिन अब बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर दिया है, अब वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को ख़त्म या किल नहीं कर सकता। तो इस तरह के रेजिस्टेंस को कहते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए ये कंसेप्ट याद रख लें। अब यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन दिए हैं कि आप लोगों ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को किस तरह प्रिवेंट करना है। सही है कि हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया है अगर वो इस तरह रेजिस्टेंस बना रही है फिर तो हमारे बॉडी में एक भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। इसलिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो हमने लेने हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि स्टैंडर्ड गाइडलाइन हम फॉलो करें कि मेडिकल प्रोफेशनल वो स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो करे कि हमने किस तरीके से एंटीबायोटिक शुरू करने हैं। Commonest antibiotic should be used to treat infection rather than selecting higher antibiotic। हम शुरू में छोटे छोटे और कॉमन एंटीबायोटिक से स्टार्ट लें उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। पेशेंट शुड नॉट स्टॉप एंड स्टार्ट एंटीबायोटिक ऑन देयर ओन। खुद अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक ना तो स्टार्ट करनी चाहिए ना ख़त्म करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते तो वो बैक्टीरिया आपके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं। या अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो और जिस बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ कर रहे हो ये उसके खिलाफ नहीं है, ये और बैक्टीरिया के खिलाफ है, तो और बैक्टीरिया जो है टाइम के साथ उस एंटीबायोटिक की तरफ रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी काज करें तो आप उस एंटीबायोटिक जो है वो उसके खिलाफ काम नहीं करते। तो इसलिए एंटीबायोटिक खुद अपनी मर्जी से ना शुरू करेंगे ना बंद करेंगे। पेशेंट शुड नॉट स्टॉक एंटीबायोटिक फॉर द नेक्स्ट टाइम दे गेट सिक। देखो एंटीबायोटिक जो है वो अपने पास जमा करने नहीं चाहिए कि आपने जमा किए हुए हैं और अपनी मर्जी से जो है ना उस एंटीबायोटिक को यूज कर रहे हो। नहीं, आपने प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपने वो एंटीबायोटिक यूज करने हैं। पेशेंट शुड अवॉइड टेकिंग एंटीबायोटिक अननेसेसरी। या आप क्या कहते हैं आपको जुकाम हुआ, थोड़े से गले में खारिश है और आप एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो तो इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स है इन पे अगर हम अमल करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सेंसिटिविटी इन माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक एंटीबायोटिक की वजह से किल होता है या ख़त्म होता है तो इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी। तो अगर ये हम जब ब्लड कल्चर टेस्ट करते हैं तो वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी बताता है कि इस पर्सन के ब्लड में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस एंटीबायोटिक की तरफ सेंसिटिव है, मतलब किस एंटीबायोटिक की मौजूदगी में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म होता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेंसिटिविटी। सही है। ये जो है एंटी बैक्टीरियल एजेंट के कुछ क्लास हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट बैक्टीरिया जिन्होंने यहाँ पे नाम दिए हैं वो कुछ सेल वॉल को इफेक्ट करते हैं, तो कुछ प्रोटीन को इफेक्ट करते हैं, कुछ आरएनए या डीएनए को इफेक्ट करते हैं, कुछ राइबोसोम को इफेक्ट करते हैं। और इस तरीके से ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं या एंटी बैक्टीरियल एजेंट वो बैक्टीरिया के सेल को ख़त्म करते हैं। सही है। ये हमारे पास क्लास है जो प्रीवियस पिक्चर में गुजर भी चुका है, तो इसको आप अपने एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसमें एज सच कंसेप्चुअल कुछ नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास एंटीबायोटिक की क्लास है तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के राइबोसोमल सब यूनिट 30 को इफेक्ट करते हैं। तो जब राइबोसोम डैमेज होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो आपके पास क्या होगा, आपके पास बैक्टीरियल सेल खत्म हो जाएगा, उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। सही है। ये हमारे पास कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं कि ये हम वायरस के खिलाफ यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इसके नेम याद रख लें, बाकी डिटेल आप लोगों ने याद नहीं रखनी क्योंकि ये 3rd सेमेस्टर में आप लोग डिटेल से पढ़ोगे। यहाँ पे सिर्फ इसके नेम वगैरह आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपके कोर्स में ये इंक्लूड है तो एग्जाम में आ सकता है। सिंपल। लास्ट स्लाइड हमारे पास एंट्री प्रोटोजोल ड्रग्स हैं। तो ये ऐसे ड्रग जो कि प्रोटोजो के खिलाफ यूज होते हैं। एंटी मलेरियल एजेंट यहाँ पे हमारे पास है क्योंकि वो भी प्रोटोजोन है एक। और ड्रग फॉर एमीबियासिस जिसमें यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल लिखा है फ्लेजिल। तो ये एमीबियासिस जो अमीबा की वजह से डाइसेंट्री वगैरह होती हैं, डायरिया, तो उसके खिलाफ ये यूज होता है।
तो ये हमारे पास कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिट का थर्ड और लास्ट पार्ट था। इस यूनिट में आपको अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन है कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक और टिकटॉक का लिंक भी दिया है, तो आप उन ऐप के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नर्सिंग या हेल्थ से रिलेटेड किसी भी वीडियो लेक्चर जो है, कोई भी वीडियो लेक्चर या कोई इंफॉर्मेशन लेक्चर अगर आपको नीड है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आप खुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर चैनल में सब्सक्राइबर्स आएंगे, व्यूवर्स बढ़ेंगे, तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।